हेलो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ लिया था, राइट। आज हम हीट कैपेसिटी को ही थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन में जैसे आपने पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट दी गई, उसे हम उसकी हीट कैपेसिटी कहते हैं। फिर हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा था कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट दी गई। फिर हमने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा था, 1 मोल की हीट, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट दी गई। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो Cv, कांस्टेंट प्रेशर पे तो Cp, और Cp-Cv का रिलेशन भी हमने अच्छे से देख लिया था। तो अब तक आपने ये देखा है कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम हीट देते हैं, हम बात तो कह रहे हैं कि हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट लगी। तो आखिर जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर जब 1 डिग्री बढ़ रहा है तो वो हीट जाके एक्चुअली सिस्टम में कर क्या रहा है, कैसे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, वो अब हमें डिटेल में यहाँ पे समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फाइन, क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे से समझ भी लीजिएगा इसको। तो मैंने पिछले मीटिंग में आप लोगों को जरा रिफ्रेश कर दूं, पिछले मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि डेल्टा यू जो होता है वो होता है NCV डेल्टा टी, ये बात कर ली थी हमने। डेल्टा H होता है NCP डेल्टा टी, ठीक है ना। ये दो बातें हमने कर ली थी। डेल्टा यू क्या है, NCV डेल्टा टी, और डेल्टा H क्या है, NCP डेल्टा टी। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो Cp और Cv है, ये इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और इसकी डेफिनेशन के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि whenever the heat is given to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius, what actually happens, what is the mechanism। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है सिस्टम के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है, देखिए द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, फाइन। तो उसमें से कितने इंडिपेंडेंट एक्सिस की हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल की, किसी मॉलिक्यूल की पोजीशन या मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसमें आपका मॉलिक्यूल, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, उसके ट्रेवल करने की फ्रीडम क्या है, तो मान लो आपने कहा एक्स वाई और जेड, तो ये आपका जो पार्टिकल है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे भी ट्रेवल कर सकता है, वाई एक्सिस पे भी ट्रेवल कर सकता है, और जेड एक्सिस पे भी ट्रेवल कर सकता है। तो इसकी जो एक घूमने की फ्रीडम है ना, ये घूमने की जो फ्रीडम है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से कितने सिस्टम को, 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस में से कितनी एक्सिस एक्चुअली यूटिलाइज हो रही है to define the position or motion of a particle. It is called its degree of freedom. Fine. तो जब हम मोशन की बात करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस पे भी घूम सकता है, वाई एक्सिस पे भी घूम सकता है, जेड एक्सिस पे भी घूम सकता है, तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये हमेशा 3 होती है। हर पार्टिकल को 3 एक्सिस पे घूमने की स्वतंत्रता है। तो हर आंख बंद करके हर सिस्टम में आप ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बता देंगे, और ये हर लोअर टेम्परेचर पे भी एक्टिव होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना बेटा, ये 3 टाइप की है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ लीजिए पहले फिर लिखेंगे, और एक है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ अ पार्टिकल on these independent axes. So all particles have 3 independent axes to move, and that's why the translational degree of freedom is always 3. Now the rotational degree of freedom, ये क्या है, रोटेशन की फ्रीडम, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 केसेस आ जाते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो अगर लीनियर है तो अभी मैं बताऊंगा कारण क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, और नॉन लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। और ध्यान रखिए ये हर टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है, लो टेम्परेचर पे भी एक्टिव है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडरेट टेम्परेचर पे एक्टिव होता है, और जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्टिव ओनली एट हाई टेम्परेचर, केवल जब बहुत हाई टेम्परेचर कर दोगे तभी एक्टिव होता है। मैंने आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था,
ये सारी एनर्जी आती है, ये सिस्टम की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखिए, अगर किसी सिस्टम में मान लीजिए n एटम्स हैं और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3, तो टोटल हर एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तो होगी ही, और मान लो n आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी 3n। अब 3n में ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है और वाइब्रेशन भी, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का सम 3n है। अब सुनिएगा ध्यान से, 3n में से जो 3 है वो क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3n में से आइदर 2 और 3, आइदर 2 फॉर लीनियर, ये आपकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और 3 फॉर नॉन लीनियर, ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और एक बची वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या हो जाएगी 3n। ये क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस टोटल 3n है माइनस ft प्लस fr विल बी इक्वल टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ। अब हमें ft तो कांस्टेंट है, ft की वैल्यू तो हमेशा 3 होती है, लेकिन fr की वैल्यू तो 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। समझ रहे? फिजिक्स में भी काफी डिटेल में ये बातें समझाई जाती है, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझ लेना है कि आखिर ऐसा क्या होता है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे हम ये जज कर सकें कि हमें 1 डिग्री टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ाना होता है तो एक्चुअली होता क्या है। तो ये मैंने ब्रीफ आपको कर दिया है, जिसमें कि मैंने बता दिया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। इफ यू विश यू कैन राइट द डेफिनेशन, प्लीज राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सेस required to define the position or motion of a particle, of an object, of a particle or a molecule is called its degree of freedom, is called its degree of freedom। ठीक है, देख ले, it is called its degree of freedom। Types लिखो, types लिखो। There are 3 degree of freedom, there are 3 degrees of freedom। Number 1, translational degree of freedom, translational degree of freedom। अब उसके नाम से ही क्लियर है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ एक्सेस अवेलेबल फॉर द इंडिपेंडेंट मोशन। तो 3 रहेगी हमेशा, ठीक है ना, देख लिया आपने। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद आप लिखेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर 2, वो जैसे लिखा है बोर्ड पे लिख लीजिए, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड देन अभी डिटेल में मैं समझा देता हूं आपको ना, एंड देन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फाइन, नोट लिखें, इफ अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ n atoms, if a system comprising of n atoms, then total degree of freedom equal to 3n, that will have translational, rotational, vibrational all together। फाइन, और 3n में से स्प्लिट कैसे होता है, 3n में से 3 ट्रांसलेशनल, 2 और 3 rotational, and 3n minus ft plus fr will be vibrational। एक चीज ध्यान रखें, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हर टेम्परेचर पे एक्टिव है, सबसे मिनिमम एनर्जी लगती है इसके लिए। रोटेशन मॉडरेट टेम्परेचर पे एक्टिव होता है, और वाइब्रेशनल के लिए बहुत हाई टेम्परेचर लगता है। मैं थोड़ा डिटेल में आपको इनको समझाता हूँ, ठीक है, एक एक करके। ये आप एक रफ अपने सामने डेटा लिख लीजिए, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया लगता रहे। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखो बेटा डेफिनेशन, लिखिए, मोशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस। मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस, देयरफॉर ft मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज इक्वल टू 3। Translational degree of freedom is always equal to 3, and it is significant at all temperature for the gases, and it is significant for all temperature, it is significant at all temperature for gases। अब देखिए, जैसे कि हमने ये बात की थी x y z, ये मान लीजिए x y और z एक्सिस है। अगर आपका पार्टिकल x एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बताइए। उसकी काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे सर हाफ mvx² हो जाएगी। अगर इस एक्सिस पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mvx²। अगर यहाँ घूम रहा है, इस एक्सिस पे घूमना चाह रहा है
तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, और वाई एक्सिस पे घूमना चाह रहा है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, एम वी वाई स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा टोटल एनर्जी बताओ ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, तो आप कहोगे सर हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, राइट। और हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा हुआ है कि जब ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम यहाँ से वो कंसेप्ट लगाएं, केटीजी में हमने पढ़ा है टोटल एनर्जी पर मोल, टोटल एनर्जी पर मोल, तो 1 मोल के लिए तो हाफ एम बी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, हाफ आर टी आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ आर टी प्लस ये भी हाफ आर टी, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन यही आएगा, हाफ आर टी प्लस हाफ आर टी, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया बताओ, what will be its total value, it will be 3/2 RT। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से टोटल एनर्जी में कितना एडिशन होता है, 3/2 RT। ये हम प्रूव भी करते हैं वहां केटीजी के अंदर, है ना, 3/2 RT पर मोल। टोटल एनर्जी में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का नेट कॉन्ट्रीब्यूशन 3/2 RT है, और ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स, नीचे लिख लो क्लियरली, ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स, ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/2 RT in average kinetic energy per mole, in average, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है भाई। अब हम सेकंड देखेंगे, सेकंड, और सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन हर टेम्परेचर पे एक्टिव होता है। सेकंड लिखिए नंबर 2, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे कुछ बातें हम देखेंगे। आपको मालूम है, फॉर एनी मॉलिक्यूल हैविंग रोटेशनल मोशन द एनर्जी इज गिवन एज, रोटेशनल एनर्जी इज गिवन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सबको पता है ये, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये जैसे हम काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वो कितना होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसी रोटेशनल एनर्जी की बात जब हम करेंगे, है ना, कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेशनल एनर्जी इज गिवन एज आर ई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात की गई है, ब्रैकेट में लिखिए, इट इज इनसिग्निफिकेंट इफ रोटेशन इज अबाउट इट्स ओन एक्सिस, if rotation is about its own axis, मतलब खुद के मॉलिक्यूल के एक्सिस पे ही रोटेशन हो रहा है, तो फिर आपको पढ़ा होगा आपने, जब तक सेंटर ऑफ मास में कंसिडरेबल चेंज नहीं आएगा हम रोटेशनल मोशन, आपको मालूम है कि कंसिडर नहीं करते हैं। तो रोटेशनल एनर्जी मान लीजिए अपने ओन एक्सिस पे ही रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशनल एनर्जी जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। ये मोनो एटॉमिक के लिए। बी लिखिए, फॉर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस, फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक में दो केस आएंगे, फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस, ए नॉन लीनियर, अब इंपॉर्टेंट है, नॉन लीनियर, जैसे SO2 नॉन लीनियर होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, VSEPR थ्योरी, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो बेंड कर देगा, है ना। वाटर है, ये सब नॉन लीनियर है ना, SO2 हुआ, वाटर हुआ, खैर। तो अगर नॉन लीनियर है और इसका मोशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये, और कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये X, ये Y और Z, यहाँ पे जो रोटेशनल एनर्जी आएगी वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, फाइन, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास चेंज होने ही वाला है। अगर ये लीनियर होता ना तो अपनी एक्सिस पे चेंज नहीं होता,
अपनी एक्सिस पर रोटेशन करते समय चेंज नहीं आता। तो इसीलिए फिर जो रोटेशनल एनर्जी है वो जैसे मोनो एटॉमिक की थी या डाई पॉली एटॉमिक में लीनियर हो, जैसे CO2 होता है, तो ओन एक्सिस पर रोटेशन करते समय उसकी रोटेशनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल इक्वल टू 0। ये यहाँ पे क्या होगी रोटेशनल एनर्जी बताइए, ये हो जाएगी हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे के अक्रॉस अगर घुमा रहे होंगे मॉलिक्यूल को तो क्या आ जाएगा रोटेशनल एनर्जी, हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर। फाइन। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए देखिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। तीनों ही एक्सिस के थ्रू जब आप रोटेट कर रहे हो तो आपका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक्टिव है। ठीक है, समझ में आ गया। तो लिखिए इसमें रोटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग 3 परपेंडिकुलर एक्सिस। रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस। तो यहां पे रोटेशनल एनर्जी पर मोल क्या आ जाएगा बताओ, इसके लिए रोटेशनल एनर्जी पर मोल क्या आएगी, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर, और इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन वही होगा हाफ आर टी, है ना। सब चाहे सर्कुलर मोशन हो चाहे लीनियर मोशन हो, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हाफ आर टी और प्लस हाफ आर टी, तो ये कितना आ गया बताओ, 3/2 आर टी, सेम आ गया 3/2 आर टी। तो फॉर नॉन लीनियर, है ना, नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। फाइन, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंट्रीब्यूशन है टू द नेट एनर्जी इट विल बी RT/2 और हाफ RT, एंड देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 3/2 RT। समझ गए। बी ले लीजिए लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल CO2। देखो लीनियर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल CO2, देखिए ओनली 2 इंडिपेंडेंट axes are required to represent, only 2 independent axes are required to represent total energy due to rotation, total energy due to rotation, only 2 axes are required to represent total energy due to rotation। ठीक है, तो जैसे कोई लीनियर मॉलिक्यूल है मान लो, और उसके रोटेशनल मोशन को हमें डिफाइन करना है, मान लीजिए x y और z है, और आपका मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल बीच में उसके बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जब आप इस एक्सिस पे रोटेशन लेंगे तो जो आपकी रोटेशनल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, लेकिन ये 0 हो जाएगी। फाइन, यहाँ रोटेशनल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी आएगी रोटेशनल एनर्जी, हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये आपका किसके लिए हो गया बेटा, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं इनका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कंक्लूजन पॉइंट आपको बता दिया था। ये इतना डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आपको CP/CV पे इम्पैक्ट समझ में आए कि जब हम हीट देते हैं तो क्या होता है। थर्ड लिखिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो इट इज एक्टिव ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, इट इज एक्टिव ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। लिख लीजिए एक्टिव ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है भाई, बहुत हाई टेम्परेचर पे एक्टिव। अच्छा, लीनियर के लिए जो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये भी लिख लेना बेटा यहाँ पे, लीनियर के लिए जो टोटल एनर्जी आएगी वो RT/2 प्लस RT/2 या हाफ RT प्लस एक तो 0 ही है, तो ये RT होगा। अभी तक आपने देखा कि नेट एनर्जी में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का नेट कॉन्ट्रीब्यूशन 3/2 RT है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का नेट कॉन्ट्रीब्यूशन 3/2 RT है, प्रोवाइडेड मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है
और अगर लीनियर है तो कॉन्ट्रीब्यूशन RT, मतलब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ RT एज फार एज रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन आर कंसर्न। नाउ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या देखा आपने? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 3n-5, है कि नहीं? 3n टोटल होता है, 5 क्यों कर दिया? लीनियर की वजह से। एंड सी फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का क्या होगा बेटा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस क्या हो जाएगा? 6। क्यों? नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 है और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों को 3 + 3 6 एंड ये 3n है तो 3n - 6 विल बी फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 5 कहाँ से आया समझ गए? 3 है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे 6 कहाँ से आया? 3 है, ये तो 3 ही होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है बेटा? तो ये अब नोट लिखिए, ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्राइज ऑफ अब यहां पे ध्यान रखना वाइब्रेशन हो रहा है, अभी तक रोटेशन और ट्रांसलेशन था। ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखें, ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्राइज ऑफ 2 एनर्जी टर्म्स। कौन सी हैं? देखें, 2 एनर्जी टर्म्स कौन सी? एक काइनेटिक एनर्जी ½ mv², आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसके बीच में एक ये केमिकल बॉन्ड है तो हम केमिकल बॉन्ड को एक स्प्रिंग कंसीडर करते हैं। फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है स्प्रिंग के बारे में। तो जब ये आप इसको स्ट्रेच करके छोड़ेंगे, फाइन, तो वाइब्रेशन होना शुरू होगा। तो जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, ये इस सिस्टम को रेस्ट में लाने की कोशिश करने लगेगी। तो स्प्रिंग की वजह से जो जैसे ये काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है और ये होता है ½ kx², है, पढ़ा होगा आपने। तो स्प्रिंग में आपको पढ़ाया जाता है ये कितना हो जाएगा? ½ kx² और काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कंप्राइज ऑफ 2 एनर्जी टर्म्स, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा बताओ? वाइब्रेशनल एनर्जी में ये काइनेटिक एनर्जी है एंड दिस टर्म इज रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। दिस विल कंट्रीब्यूट ½ RT एंड दिस विल आल्सो कंट्रीब्यूट। केवल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही ऐसा है जिसमें 2 एनर्जी टर्म है, नहीं तो सिंपल था, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में भी रोटेशन में भी। तो ये टोटल कितना आ रहा है? RT। अब आप ध्यान से कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन जो आपको याद रखना है, बाकी तो मैंने सब समझा दिया आपको, ठीक है ना? कंक्लूजन क्या है? नंबर 1, ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स ½ RT टू द टोटल एनर्जी। ईच translational degree of freedom contributes ½ RT to the total energy. Fine. Next, each rotational degree of freedom contributes ½ RT to the total energy per mole. Each rotational degree of freedom contributes ½ RT to the total energy per mole, and each vibrational degree of freedom contributes RT to the total energy per mole. क्योंकि इसमें 2 एनर्जी टर्म्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको बात याद रखनी है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नीचे लिखिए इलस्ट्रेशन। अब मैं आपको समझाता हूं और उसके बाद हम CPCB पे फिर से एक बार बातें करेंगे। इलस्ट्रेशन में लिखिए, फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, देखिए मान लो एक कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल H2N2O2 जैसा कुछ भी, H2N2O2 एक्सेट्रा, ठीक है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F टोटल
इसका फॉर्मूला क्या होता है 3n, 3 क्या है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 3n, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, नेट 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे इस मॉलिक्यूल में, ए जो भी H2N2O2 है। अब 6 जो है इसको स्प्लिट करते हैं, FT ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, जो कि लीनियर मॉलिक्यूल है तो ओन एक्सिस पे कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, और ये कौन सा हो गया ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल, और अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो FD, इसका क्या तरीका होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस बताओ F ट्रांसलेशन प्लस F रोटेशन, तो ये टोटल कितना है बेटा 6 माइनस 3 प्लस 2 5, तो यानी कितना हो गया 1, ओनली 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ये भी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो केवल कब एक्टिव होगी बताइए, इट विल बी एक्टिव ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको CPCB समझ में आएगा सही ढंग से, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा फटाफट हम लोग एक काम करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए सेकेंड एग्जांपल में पॉली एटॉमिक लीनियर लिंक, जैसे CO2 के लिए अगर आपसे क्वेश्चन आए पॉली एटॉमिक लीनियर, तो इस पे जल्दी जल्दी बताओ F टोटल कितना होगा, F टोटल कितना होगा बेटा 3n होता है ना, तो 3 इंटू कितने एटम्स है 3, यानी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 9 टोटल। अब F ट्रांसलेशन हमेशा 3 होता है, F रोटेशन ये बस एक चक्कर फंसता है, लीनियर है तो 2 होगा, नॉन लीनियर है तो 3 होगा, और F वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल में से 9 में से इनका सम सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 प्लस 2 5, यानी 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन ध्यान रखें अगर मॉडरेट या लो टेम्परेचर है तो CO2 में केवल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होती है, दैट इज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। गेटिंग और नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, CO2 में हो गया। एक बार चलो SO2 में ले लेते हैं, SO2 ठीक, SO2 गैस में ट्राई करो। चलो SO2 में बस एक चेंज आएगा, क्या नॉन लीनियर है, SO2 नॉन लीनियर है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, F ट्रांसलेशन एज यूजुअल FT3, F रोटेशन अब 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही एक्सिस पे आप जब रोटेशन कराएंगे तो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन आएगा, और FB 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, 3 3 3। एक एग्जांपल हम नोबल गैस पे कर लेते हैं, हीलियम। बताओ F टोटल कितना होगा, बताइए भाई। F टोटल 3n, एक ही एटम है तो 3, और ये टोटल, ये F ट्रांसलेशनल ही होगा 3, इसका रोटेशन 0 और इसका वाइब्रेशन 0। वाइब्रेशन कैसे होगा, बॉन्ड ही नहीं है बीच में, तो समझ रहे, आ गया समझ, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ CPCB कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए जरा, फाइंड CV फॉर SO2, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। फाइंड CV फॉर SO2, मैं आपको CV निकालना सिखा रहा हूँ, SO2 मॉलिक्यूल का, किसी का भी निकाल सकते हो, एक सीख लो फिर अपने आप निकालते रहे। फाइंड CV फॉर, CV निकालेंगे फिर उससे CP फाइंड कर लेंगे, ठीक है। CV फॉर SO2, आओ देखते हैं SO2 का CV कैसे निकलेगा। पहले तो डेफिनेशन बताओ CV का क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ CV डियर स्टूडेंट्स। देखिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अगर मोलर है तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी सिस्टम को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आइडियल गैस है और इसे हम Q हीट दे रहे हैं, Q हीट देने से टेम्परेचर हो गया है T + 1 डिग्री सेल्सियस, यही करना है हमें, फाइनल टेम्परेचर T फाइनल
इज टी इनिशियल प्लस 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हीट अंदर गई वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, और इंटरनल एनर्जी में कई सारी एनर्जी हैं जिसमें मेनली काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे, वो है रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनर्जी जब आप दोगे, एनर्जी गिवन है ना, गिवन टू चेंज एनर्जी और हीट गिवन टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस करेगा क्या, सुनना। वो सबसे पहले ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेंज करेगा, क्योंकि सबसे कम एनर्जी उसी में लगती है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी है, 3 इंटू 3/2 RT, और T 1 है इसलिए 3 इंटू 3/2 R हो जाएगा। बोलो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है भाई, 3 इंटू 1/2, सॉरी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या तो सीधे 3/2 लिखो। टोटल हमने निकाला था ना अभी पिछले केस में, 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन हाफ RT होता है। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू हाफ RT, T 1 है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज। अब SO2 कैसा है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 और वहां भी हाफ RT प्लस। अब आपको देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। अगर वो वेरी हाई टेम्परेचर की बात करता है तो इसमें टोटल, पहले तो मैं आपको बता दूं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बेटा, 3n यानी 9 अभी निकाला था आपने। F ट्रांसलेशन भी 3 है, F रोटेशन भी 3 है और F वाइब्रेशन भी 3 है। तो 3 इंटू 1/2 RT इक्वल टू 1, और ये, और आपको मालूम है 3 इंटू R होगा ये, क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स RT टू द टोटल एनर्जी, क्योंकि उसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों एनर्जी आ जाती है, स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये देख लो टोटल कितना आता है, 3/2R प्लस 3/2R, 3/2R प्लस 3/2R प्लस 3R, ये कितना आ गया, चेक कर लीजिए। 3 + 3 6R आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6R। लेकिन अब आपको देखना होगा कि एग्जामिनर ये 6R कब होगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। अगर एग्जामिनर ने कहा है कि मॉडरेट टेम्परेचर तक ही लेना है, बट एट मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर पे बात की जाए तो ये यही CV होता है ना, यही क्या होगा CV, क्योंकि एनर्जी गिवन टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बट एट मॉडरेट टेम्परेचर जो है ये एक्टिव रहेगा, ये एक्टिव रहेगा, लेकिन ये इनएक्टिव हो जाएगा। तब CV कितना होगा बताओ, CV बताओ कितना आएगा, बोलो भाई। 3R आ जाएगा, है ना, 3R चेक कर लो, क्योंकि वो तो इनएक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, मॉडरेट टेम्परेचर पे 3R आ जाएगा CV, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनाऊं मैं आपके लिए, है ना, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट। एट मॉडरेट टेम्परेचर CV का फॉर्मूला बता देता हूँ, φR/2। लेकिन ये फॉर्मूला तभी सही है जब टेम्परेचर मॉडरेट हो। φR/2, F यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन कौन सी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, FR/2, वेयर F क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल ऑफ है, वाइब्रेशनल ऑफ है, ध्यान रखें। और लिख लीजिए एक और फॉर्मूला, एट वेरी हाई टेम्परेचर CV हो जाएगा φR/2, है ना। ये बाय 2 इसलिए चल जा रहा है काम क्योंकि 1/2 RT का कंट्रीब्यूशन होता है, प्लस FR, ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें 1/2 नहीं रहता है ना, क्योंकि हाफ RT प्लस हाफ RT क्या हो जाता है, RT हो जाता है। इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से CV की वैल्यू निकाल सकते हो। यही ज्यादा काम आएगा क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनएक्टिव रहती है, ठीक है। तो आपके काम φR/2 से चल जाएगा। तो ये मैंने बताया कि जब हीट दी जाती है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो कैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। अब सुनिए जरा, अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम, एक बात और बता दूं, यहाँ पिछले मीटिंग में हम पढ़ चुके हैं, CP - CVR होता है
और एक और बात पढ़ चुके हैं, CP/CV ये कांस्टेंट होता है गामा, जो कि एटॉमिसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, और गामा की वैल्यू देख के आप एटॉमिसिटी बता सकते हैं। फाइन, तो चलिए जरा अब हम एक टेबल बनाते हैं, और वो टेबल मॉडरेट टेम्परेचर पे बनाई गई है। मतलब मैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इनएक्टिव मान के चल रहा हूँ। अगर एग्जामिनर एक्टिव करवाता है तो CV में FR/2 + FR कर दीजिए। अगर JEE एडवांस में एक बार पूछ लिया गया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मॉलिक्यूल कैसा है या सिस्टम कैसा है। ठीक, मॉलिक्यूल कैसा है। इसके बाद रोटेशनल, हम टेबल किस पे बना रहे हैं, बनाइए एट मॉडरेट टेम्परेचर, एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो हम सीधे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडरेट टेम्परेचर पे, जो कि यहाँ रोटेशन और ट्रांसलेशन का ही सम होगा। फाइन, वाइब्रेशनल इनएक्टिव रहेगी। इसके बाद CV की वैल्यू, देन CP की वैल्यू, एंड देन गामा की वैल्यू। इतनी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर कोई नोबल गैस है, नोबल गैसेस यानी मोनो एटॉमिक हो गई, मोनो एटॉमिक है ना। नोबल गैसेस कैसी होती है, मोनो एटॉमिक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ तो ये टोटल है बेटा, आई एम नॉट राइटिंग ट्रांसलेशन, क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर पे रोटेशन भी एक्टिव होता है। तो रोटेशन इसमें तो आएगा नहीं, तो इसमें केवल 3 फॉर्मूला होता है ना टोटल। F टोटल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, F टोटल याद रखिए 3n, दैट्स इट। CV का फॉर्मूला क्या, R/2 यानी 3R/2, और CP हो जाएगा CP = CV + R। तो इसमें एक R और ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 5R/2। ये CP हो गया बच्चों, 3R/2 + R। समझ रहे हो कि नहीं यार, 3R/2 + R कर दो तो CP आ जाएगा। और गामा CP/CV, गामा क्या है CP/CV, तो ये क्या आ जाएगा 5/3, गामा आ जाएगा 5/3। तो कितना आ रहा है 3, 1.67। तो अगर गामा की वैल्यू 1.67 आती है तो इसका मतलब दी हुई गैस कैसी है, मोनो एटॉमिक। फाइन, डायटॉमिक ले लेते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे H2, N2, O2 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएंगे, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन है ना, मालूम है आपको। ये हो जाएगा 5R/2, ये हो जाएगा 7R/2, हो जाएगा कि नहीं, प्लस R कर दीजिए, CP आ जाता है। और ये कितना हो जाएगा 7/5, ये डिवाइड कीजिए 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, चेक करो 1.4 के आसपास आ रहा है क्या, देखो हाँ 1.4 आ जाएगा। तो अगर गामा की वैल्यू 1.4 आती है तो गैस डायटॉमिक है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक लीनियर, यहाँ भी वही कहानी होगी, 5R/2, 7R/2 एंड देन अगेन 7/5। तो अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि जो है गामा की वैल्यू 2 गैसेस के लिए सेम आ रही है, एक तो पॉलीएटॉमिक लीनियर और एक आपकी डायटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, उसको भी देख लेते हैं। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, इसका एग्जांपल लिख लो CO2, और लिखो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर जैसे SO2, वाटर वेपर एक्सेट्रा। अब यहाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएंगे, 3n। ठीक है ना, एक हाँ यहाँ पे टोटल F टोटल में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है बेटा। तो 3 रोटेशन एंड 3 ट्रांसलेशन दोनों आएंगे। किसी भी एक्सिस पे घुमाओगे तो रोटेशनल एनर्जी काउंट होगी। ये क्या आएगा 6 है ना, तो 6R/2 यानी 3R। अभी मैंने कैलकुलेट भी करवाया था, 3R + R 4R, और 4/3 यानी 1.33। नोट कर लीजिए प्लीज। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, लेकिन इसको बस याद रखना है कि ये टेबल केवल मॉडरेट टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल है। अगर उसने टेम्परेचर कह दिया वेरी हाई, सब गड़बड़ हो जाएगा।
तब तो CV चेंज हो जाएगा। जैसे CV, हाँ, केवल एक जगह चेंज नहीं होगा और वो है नोबल गैसेस में, चाहे टेम्परेचर कुछ भी रहे, क्योंकि उसमें केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है। नोबल गैसेस में केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है, और वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हर टेम्परेचर पे अवेलेबल है। तो नोबल गैसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाकी की गैसेस हैं, जैसे जो आपकी डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं, उनका CV बदलने रहेगा। जैसे CV का फॉर्मूला FR/2 केवल मॉडरेट टेम्परेचर पे, अदरवाइज FR, मैं आपको बताऊं ये क्या क्या होगा। FR/2 F ट्रांसलेशन प्लस F रोटेशन R/2 प्लस F वाइब्रेशन R, FR, ये होता है CV फॉर व्हाट, फॉर एनी गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, जैसे आप अगर मान लो अमोनिया के लिए निकाल रहे हो, अमोनिया के लिए तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, ट्रांसलेशनल 3 होती है, रोटेशनल भी 3 होगी, और ये कितना है 4 3 या 12, और वाइब्रेशन 6 आ गया। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस टोटल 6, 3 4 12 माइनस 6 आ गया। अब इसका CV, अगर किसी ने CV जो है मॉडरेट टेम्परेचर पे पूछा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब कि ये मॉडरेट टेम्परेचर पे ही बात हो रही है। तो अगर मॉडरेट टेम्परेचर तक पूछा गया है तो आपको कोई टेंशन नहीं, सीधे फरार FR ट्रांसलेशन बाय 2 प्लस, या डायरेक्ट भी ले सकते हो, F ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, दोनों ले लो, क्योंकि दोनों का ही 1/2 RT कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो कितना था 3 + 3 6R/2, 6R/2 यानी 3R। लेकिन हाई टेम्परेचर पे अगर CV निकाला गया तो एग्जामिनर देखना आपसे क्या करवाता है, FTR/2 यानी 3R/2 प्लस F रोटेशन यानी ये भी 3R/2 प्लस ये 6R, FVR/2 नहीं है, बस ये याद रखिए, /2 नहीं है। 3R/2 प्लस 3R/2 कितना हो गया, 3R और 6R 9R है। तो इस तरीके से वैल्यूज जो हैं CV, CP, गामा सबकी चेंज हो जाएंगी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। बहुत हैवी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगता है, वो नॉर्मल केसेस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनएक्टिव रहता है। नोट कर लो बेटा इसको जल्दी। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग CP and CV and gamma for monoatomic, diatomic and polyatomic linear and non-linear gases, now we'll try to understand that how the internal energy is determined experimentally। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सेकंड थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर दैट इज एंथैल्पी को समझेंगे। तो पहले हेडिंग देखिए, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। जैसा मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम चेंज फाइंड करते हैं। तो लिख लीजिए, इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ बॉर्न कैलोरीमीटर। किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को बॉर्न कैलोरीमीटर से डिटरमाइन करते हैं, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है। इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, लिख लीजिए, बॉर्न कैलोरीमीटर। ठीक है, बॉर्न कैलोरीमीटर इसे डिटरमाइन करते हैं। इसमें क्या है सेटअप, मैं आपको समझा देता हूँ एक रफ डायग्राम से। इसमें एक बॉम्ब शेल इस टाइप का, यहाँ पे एक आपका सब्सटेंस जिसकी भी आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, वो सब्सटेंस ले लीजिए, सपोज W ग्राम सब्सटेंस जिसकी आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, उसका एक W ग्राम या जो भी अमाउंट है वो आप ले लीजिए। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसमें इसके कंबशन के लिए सपोज अगर हम इलेक्ट्रोड की हेल्प से कंबशन करा रहे हैं, सो 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इसके स्पार्क से इसका कंबशन होगा, कंबशन कराना है हमें, ठीक है। एंड फॉर कंबशन ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्योर ऑक्सीजन का इनलेट दे देंगे फॉर द कंबशन पर्पस। एंड देन आपका पूरी तरह से सील्ड होगा सिस्टम, ठीक है। और ये जो कैलोरीमीटर, इसकी वॉल पूरी इंसुलेटेड लेनी है जिससे कि हीट लॉस ना हो सके, सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं करना है।
इस सिस्टम को, ठीक है ना, नहीं तो फिर वैल्यू गलत आने लगेंगी। फाइन, यहाँ वाटर फिल कर दीजिए, इसमें वाटर फिल कर देंगे तो पूरा कैलोरीमेट्री इसमें हम वाटर फिल कर देंगे। एक थर्मामीटर जिसकी हेल्प से इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर रीड किया जाएगा, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर रीड किया जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट वन स्टीयरर, जिससे हम इसको मिक्स करेंगे और इवन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे, ठीक है। तो जब आप इस सब्सटेंस का कंबशन कराओगे, इसका कंबशन जब कर, आपको क्या करना है, ये मान लीजिए वाटर है और इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है T1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका कंबशन कराना है आपको, और कंबशन करा के जब कंबशन होगा, कंबशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट डेवलप होगी, तो ये हीट, ये वॉल जो ये बॉम्ब दिख रहा है ना आपका, ये बॉम्ब शेप का जो दिख रहा है ना, ये इसकी वॉल कंडक्टिंग होती है। तो यहाँ से हीट जो है ये वाटर को तो जा सकती है, लेकिन यहाँ से हीट बाहर नहीं जा सकती, या बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि ये इंसुलेटेड वॉल है। ये कैसा है, इंसुलेटेड वॉल है, फाइन, इंसुलेटेड वॉल है। तो इस तरीके से जब ये क्यू हीट आएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए T2 हो गया, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है बताओ, T1। फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर ये है, आप कहेंगे सर T2। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा डेल्टा T, दैट इज T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये हमने देखा कि टेम्परेचर में चेंज कितना आता है। अब हमें ये पता करना है कि W ग्राम सब्सटेंस को बर्न करने से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। तो हमें मालूम है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, जब ये हीट आएगी सिस्टम में, कैलोरीमीटर आपका इसका जो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री भी बढ़ाना है तो उसे क्या करना होगा, ये आपको पता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपको मालूम है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। ये तो आप जानते ही हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, NCV डेल्टा T, ठीक है। यहाँ पे आप हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कितनी हीट लिबरेट हुई, डेल्टा T पता ही है, हीट कैपेसिटी पता ही है, ठीक है, N मोल है। तो ये QV, वेयर QV क्या होता है, डेल्टा U होता है। तो डेल्टा U पर मोल के लिए, फॉर 1 मोल, ठीक है। अगर आप N को, अगर ये तो N मोल के लिए, 1 मोल के लिए N हट जाएगा तो CV डेल्टा T आ जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे CV क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, N मोल्स। मोल कितना हो जाएगा, और 1 मोल क्या आ जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू CV डेल्टा T। अब ये आपको पता है, यही QV है, QV, राइट, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ W ग्राम सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिएगा, हीट रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस, हीट रिलीज बाय कंबशन ऑफ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर CV डेल्टा T है, ठीक है। तो अगर हम 1 ग्राम लेते, 1 ग्राम के कंबशन से कितनी हीट आई, तो आ जाता CV डेल्टा T बाय क्या जाता है, W। और अगर हम मॉलिक्यूलर वेट का कंबशन करते, किसका, मॉलिक्यूलर वेट, तो इफ मॉलिक्यूलर वेट, हीट रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस क्या आ जाएगा, CV डेल्टा T इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाय W। इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। वैसे भी कर सकते थे, पर मोल, ये हीट लिबरेटेड कितनी है, डेल्टा U क्या, हीट लिबरेटेड पर मोल। तो पर मोल अगर आपका नीचे आता है तो मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो पर मोल में वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M ऊपर चला जाएगा। ये फाइनल फॉर्मूला आप डेल्टा U या QV के लिए याद रख सकते हैं, ठीक। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से हम एक्सपेरिमेंटली इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने एक आइडिया दे दिया आपको। इसके बाद
अब हम पढ़ेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है और ये भी सीखेंगे कि एंथैल्पी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक दो बातें और बता दूं। नोट पॉइंट लिखें। नोट पॉइंट नंबर 1, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें PV टू द पावर x कांस्टेंट होता है, x रियल नंबर, ठीक है। For polytropic process, that is a process where PV to the power x equal to constant is called polytropic process. The molar heat capacity C is given as heat capacity plus R upon 1 minus x। ये फॉर्मूला ये डिराइव कर सकते हैं, बट डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसे आप याद रखिए। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, that is the process for which PV to the power x equal to constant is given as heat capacity at constant volume plus R is a gas constant upon 1 minus x ये पावर है। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात कि if n1 mole of a gas having heat capacity CV1 and N2 mole of a gas having heat capacity what CV2 are mixed। ये आप CP भी दिया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। then heat capacity of mixture, हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है? N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ये भी फॉर्मूला आपको, जैसे N1 V1 प्लस N2 V2 बाई V1 प्लस V2 होता है ना, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, ऐसी CV निकाल सकते हो। सिमिलरली CP भी निकाल सकते हैं, N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 प्लस N2। अब ये दो ही गैस हैं, दो से ज्यादा गैस मिक्स करेंगे तो अकॉर्डिंगली प्लस N3 CV3 और CP3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखिए, न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेंगे। फाइन। तो अब हम, जैसे इस पे एक बार क्वेश्चन आ गया था IIT में कि P/V की वैल्यू शायद उन्होंने 1 दे दी थी, है ना। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ऐसा लिखा था कि फॉर अ गैस, एक क्वेश्चन आ गया था, फॉर अ गैस इफ P/V इक्वल टू कांस्टेंट दैट डिटरमाइन मोलर हीट कैपेसिटी। तो P/V इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हो गया PV टू द पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट। फाइन। अब PV टू द पावर -1, ये जो -1 वैल्यू है, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू कांस्टेंट यानी V टू द पावर 1 होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा होता है। तो गामा इज आइदर 1.67 और 1.4 और 1.33, माइनस में तो गामा होता नहीं है। इसका मतलब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए इसने पूछ दिया था। अब यहाँ पे पता चल गया आपको x इक्वल टू -1 है, तो C इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए? C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन, बताइए, 1 माइनस -1 तो हो जाएगा CV प्लस R/2। और CV क्वेश्चन में दिया गया है, सपोज कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, ये क्वेश्चन जो डिजाइंड है फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, for a monoatomic real gas, P upon V equal to constant है। तो for monoatomic gas है अगर, तो आपको मालूम है CV क्या होता है? Fr/2, है ना, Fr/2 Fr/2। और मोनोएटॉमिक गैस में केवल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो भी है ट्रांसलेशनल, तो 3R/2। तो यहाँ से मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दिस गैस फॉर विच P/V was constant is given as 3R/2 plus R/2। तो ये क्या आ जाएगा? 4R/2 या सिंपली 2R। That was the answer। ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है कि for a monoatomic gas at a particular temperature P/V equal to constant, then calculate the molar heat capacity for this gas। तो इस तरीके से बेटा IIT में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी की लिमिटेशन क्या है, उससे हमें आइडिया लगेगा कि एंथैल्पी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। देखिए लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल एनर्जी।
देखिए एंथैल्पी क्यों लाया गया, देखिए मैं बताता हूँ। इंटरनल एनर्जी पहले आपको मालूम होना चाहिए होता क्या है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो हमें मालूम है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फ्लॉट क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी, मतलब जीरो। तो देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाए, क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जैसे आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये क्यूवी निकालते कैसे हैं। क्यूवी निकालते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो रिजिड कंटेनर लगेगा, पिस्टन मूवेबल नहीं चाहिए, परफेक्टली रिजिड कंटेनर चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सभी प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट करा सकें, जितने भी नोन प्रोसेस हैं? क्या ये पॉसिबल है कि सबको हम बम कैलोरीमीटर में बंद करें और उसके बाद हीट निकालते बैठे? नहीं। तो साइंटिस्टों को लगा कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मेथड नहीं है टू डिटरमाइन डेल्टा यू। तो वो शिफ्ट हो गए कि यार इंस्टीड ऑफ क्यू बी वाई वी आर नॉट टेकिंग क्यू पी, मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि आप जानते हैं एंथैल्पी होती है ना। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फायदा ये था, ओपन कंटेनर में कराओ प्रोसेस को या मूवेबल पिस्टन रखो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर प्रोसेस को ओपन कंटेनर में भी करा रहे हो तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना आसान है, कम से कम बिल्कुल सील्ड कंटेनर तो नहीं लगेगा। तो हमें ये पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो हीट कंटेंट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लीजिए सर, since internal energy is the heat content of the process, heat content at constant volume, and it is not possible to carry out all the process at constant volume, and it is not possible to carry out all the process at constant volume, therefore a new thermodynamical term enthalpy was introduced। ये NCERT में क्वेश्चन है कि if internal energy was there, why enthalpy was introduced? Therefore, a new thermodynamical term enthalpy was introduced। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें enthalpy, ठीक है बेटा। Put the heading enthalpy। enthalpy within bracket delta H। इसमें और इंटरनल एनर्जी में वही अंतर है जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में डिफरेंस है, ठीक है ना। Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो चलिए डेल्टा H पहले होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखें, इट इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल्टा H विल बी डिफाइंड एज Qp। और ये क्यों ज्यादा फेमिलियर हुई, बिकॉज वी नीड नॉट टू कीप प्रेशर कांस्टेंट ऑलवेज, है ना। प्रेशर को कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, और रखना भी है तो इजी है कंपैरेटिवली। तो डेल्टा H इक्वल टू Qp। सेकेंड पॉइंट नंबर 2, लाइक इंटरनल एनर्जी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑल्सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। प्रैक्टिकली जरूरत भी नहीं है। लाइक इंटरनल एनर्जी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑल्सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड देयरफॉर change in enthalpy is determined। change in enthalpy within bracket delta H is determined। इसलिए हम क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, ठीक है। अब देखो डेल्टा H का फॉर्मूला होता क्या है। पहले तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है, पहले तो ये सीखो। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने आपको बताया था जब Cp और Cv में रिलेशन सिखाया था, तो मैंने बताया था Cp ग्रेटर देन होता है Cv से, और ये भी बताया था क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो है Cp, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी हो Cp है, कांस्टेंट प्रेशर पे हमें अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ये है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिक्वायर्ड हीट, ये है कांस्टेंट प्रेशर पे रिक्वायर्ड हीट। क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मूवेबल पिस्टन है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जैसे आप हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी तो बदलेगा ही, साथ में वर्क भी होगा, दिस पार्ट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता, रिजिड कंटेनर ले रहे हैं, पिस्टन मूवेबल नहीं है, तो वर्क डन जीरो। समझ रहे हो? ऑलवेज रिमेंबर हीट
required at constant pressure या heat at constant pressure will always be greater than heat at constant volume। तो उसी से बनाया गया है H equal to U plus delta PV। अब यहाँ से कई सारी टर्म्स आएंगी। A, if pressure is constant, अगर क्या हो जाए प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो चेंज क्या आएगा डेल्टा H इक्वल टू, मतलब दो इक्वेशन बनेंगे H1 इक्वल टू U1 प्लस PV1 और H2 इक्वल टू U2 प्लस PV2, फिर H2 माइनस H1 कर दीजिए तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा P, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, मतलब हीट वही है CP इक्वल टू CP माइनस CV या CP इक्वल टू CV प्लस R। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, अभी देखो अभी लाता हूँ मैं, अभी प्रूव करता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे डेल्टा H इक्वल टू क्या है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। फाइन, यहाँ से हमें मालूम है एज पर आइडियल गैस इक्वेशन, एज पर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स जो है P डेल्टा V, ये हो जाएगा NR डेल्टा T, मोल्स कांस्टेंट रखे हैं हमने। तो अच्छा, एज पर आइडियल गैस इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी P कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरिएबल है, तो वॉल्यूम जो चेंज हो, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पता ही है। तो टेम्परेचर जितना चेंज होगा उस रेशियो में वॉल्यूम, P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T। तो देयरफॉर डेल्टा H इक्वल टू क्या आ गया, देखिए ध्यान से, डेल्टा H इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T, सॉरी NR डेल्टा T। लेकिन आपको ये भी पता है कि डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T, क्या ये पता है, प्लस हो जाएगा NR डेल्टा T, ये डेल्टा H हो गया। तो डेल्टा H इक्वल टू N डेल्टा T कॉमन ले लीजिए और ये हो गया CV प्लस R, भाई N डेल्टा T कॉमन लो, CV प्लस R, और CV प्लस R होता है CP, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या आ गया NCP डेल्टा T। ये मैं पहले भी एक अलग तरीके से प्रूव कर चुका हूँ, क्यों प्रूव किया था, तो डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T, समझ गए। तो अभी हमने कौन सा केस देखा बेटा एंथैल्पी में, जब देखना न्यूमेरिकल में क्या वेरी करवाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, या डेल्टा H इक्वल टू एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। ठीक है, इसके बाद B, if volume is constant, if volume is constant, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो V डेल्टा P बन जाएगा। अच्छा, अगर इफ बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल, अगर दोनों वेरिएबल हों तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, होगा कि नहीं, जो फर्स्ट इक्वेशन बताया था मैंने आपको। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा H प्लस डेल्टा U, सॉरी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U और P2V2 डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। नोट कीजिए जरा, ये सब अच्छे से नोट कर लो बेटा। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कैसे वेरी करता है डेल्टा H की वैल्यू। ठीक है, अगर अभी तो हमने देख लिया P और V वेरिएबल है, ठीक है। अब एक केस और बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए कि PV कांस्टेंट हो जाए, PV कांस्टेंट कब होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, है ना। PV इक्वल टू K होता है, तो देखिए और बताता हूं मैं आपको। और आइसोथर्मल प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट B, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता है डेल्टा T 0 एंड PV इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो जो इक्वेशन आएगी आपकी वो क्या होगी कि अगर PV कांस्टेंट है तो ये टर्म में गई, मतलब P2V2 माइनस P1V1 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या है अपनी बताइए, अपनी इक्वेशन है
डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब पी वी तो कांस्टेंट हो गया भाई, ये तो कांस्टेंट है, यानी पी वन वी वन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इफ पी वी कांस्टेंट, इफ पी वी इज कांस्टेंट इट मीन्स P2 V2 माइनस P1 V1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा U प्लस 0 है ना। अब फॉर आइडियल गैस आप सभी को पता है, फॉर आइडियल गैस ये मालूम है कि डेल्टा U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, जानते हैं कि नहीं, केटीजी से प्रूव कर चुके हैं हम। तो अब ये टेम्परेचर का अगर फंक्शन है तो ये भी 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। देयरफॉर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर मैंने बताया था आपको ग्राफिकली, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 और डेल्टा यू 0 हो जाएगा, और डेल्टा ये ऑलरेडी 0 हो गया है, ये 0 हो गया, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा एच इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए इसको, डेल्टा एच इक्वल टू 0। ठीक है, नोट करो बेटा अच्छे से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक केस और बनाया जा सकता है, क्या हो कि अगर पिछला केस जैसे हमने देखा था ना कि हमने जो है मोल्स कांस्टेंट ले लिए थे, जैसे यहाँ NR डेल्टा टी, अगर हम मोल वेरिएबल ले लें, ठीक, एक और लास्ट केस डेवलप किया जा सकता है इसमें, क्या है कि डेल्टा एच इक्वल, अब देखना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल में कौन सा केस एप्लीकेबल है, पी डेल्टा टी, यही है आइडियल गैस के लिए। और आइडियल गैस आपको मालूम है पी वी इक्वल टू NRT होता है। ठीक है, अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एवोगैड्रोस लॉ लग जाएगा, क्या V प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा, मतलब P डेल्टा V विल बी इक्वल टू डेल्टा N, G इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि गैसेस लेनी है, आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हो, RT, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G RT। अब न्यूमेरिकल में आपको देखना पड़ेगा क्या कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरियस इक्वेशंस एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, अब जरा लास्ट इक्वेशन पे थोड़े एप्लीकेशन पॉइंट बता दूं आपको मैं, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अब देखो यहां पे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। नोट, इफ डेल्टा एन जी, ध्यान रखिएगा, गैस इक्वल टू 0, गैस इसलिए बार बार लिखते हैं बच्चे, क्या करते हैं सॉलिड लिक्विड सब ले लेते हैं जो रिएक्शन में दिया हुआ है, जी नहीं, ये गलती नहीं करनी। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, राइट। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक, ऐसे ही इफ डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो फिर, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो फिर डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू, एंड इफ डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा यू। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ अभी आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपको इस फॉर्मूले पे, तो आपको फिर इक्वेशन से बताना है। ठीक, जैसे देखिए मान लीजिए एक इक्वेशन दी हुई है आपको, बेंजीन का कंबशन करना है, C6H6 लिक्विड। ठीक है, कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 6CO2 गैस, एंड मान लीजिए यहाँ पे 3H2 लिक्विड। फिजिकल स्टेट डिफाइन करना कंपलसरी होता है थर्मो में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो ये भी तो गैस ही है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने, 6, 12 और 3, 15, यानी 15/2। अब अगर आपको यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालना हो, जी, तो 6 माइनस 15/2 होगा, राइट, क्योंकि बेंजीन भी लिक्विड है और आपका वाटर भी लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -3/2 आ जाएगा, -3/2। तो डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस 3/2 RT। फाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा एच, देन एच जो है लेस देन डेल्टा यू। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए, जैसे मान लीजिए एक और कंबशन रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लो
मीथेन का कंबशन कर दिया हमने या इथेन का कंबशन कर दिया, C2H6 गैस प्लस O2 gives twice CO2 गैस प्लस थ्राइस H2O लिक्विड, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 4 और 3 7, यानी 7/2 हो रहा है, ठीक है, 7/2 हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एन और केयरफुली निकालो, डेल्टा एन जी क्या होगा प्रोडक्ट में, ये तो लिक्विड स्टेट में है, ये 2 माइनस इथेन भी गैस है यानी 1 प्लस 7/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्यों भाई 9/2 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 माइनस 9/2, देखो माइनस में कितना आता है, -5/2, ठीक है, -5/2। तो इक्वेशन आपको दी जाएगी या स्टेटमेंट दिया जाएगा, उससे आपको इक्वेशन डेराइव करके और डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेनी है फटाफट, ठीक है। तो उससे फिर इजी हो जाएगा। और फिर कई बार वो डेल्टा एच की वैल्यू देता है, डेल्टा यू पूछता है, डेल्टा यू की वैल्यू देता है, डेल्टा एच पूछता है, तो जस्ट फिर वो एक फॉर्मेलिटी है कि आप डेटा सब्सटीट्यूट करें और आंसर निकालें, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आर मोस्टली डेल्टा एच या तो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, तो जूल में लेके जाए तो आर को आप 8.314 रखेंगे, किलो जूल है तो ये 8.314 इन 10⁻³ करेंगे, अगर कैलोरीज में है तो आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा यू वॉट एवर दे आर आस्किंग, आपको आर की वैल्यू एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये एंथैल्पी हमने जस्ट एक स्टार्टिंग व्यू ले लिया है, एंथैल्पी क्या है। अब हम वेरियस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जैसे कंबशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन वेरियस एंथैल्पीज आर डिफाइंड, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना, ये वेपोराइजेशन वगैरह की सबकी एंथैल्पी 1 by 1 हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोसेस वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पी को डील करना सीखेंगे, ओके। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।